कि मेरी जो ऑफिस की भी टीम मेंबर हैं, अक्सर वो कहते हैं कि जी हम सर आपकी स्पीड को मैच नहीं कर पाते, ठीक है। और जबकि मैं इंटरनली जानता होता हूँ कि मैं 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करूँ तो ये तो इनका तो सांस फूल जाएगा, ये ब्रेथलेस हो जाएंगे। मेरे साथ तो हुआ कि मैं पहले दिन जब मैं एसपी रेजिडेंस पे जाके रुका, रात को अचानक 1 बजे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। जब बाहर निकल के देखा कि मेरे घर पे पत्थर बरस रहे हैं। स्टाफ जो मेरे बॉडीगार्ड थे सब कह रहे थे सर आप कहीं निकल जाइए, हमें गोली चलानी पड़ेगी। मैंने कहा गोली कोई नहीं चलाएगा जब तक मैं नहीं बोल देता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर दोबारा द ग्रेट इंडियन चैनल के ऊपर। जैसा कि हमारा चैनल का नाम है द ग्रेट इंडियंस, तो पहले ही मैं आपको बताया ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगा। आज हमारे साथ हैं जो आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस, जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर, स्टेट में आईजी और दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। और सबसे जो खुशी की बात है 28 तारीख को रिटायरमेंट हो रहे हैं और इतने फिट हैं कि मैं दिखाऊंगा सर के वीडियो भी आपको कि बहुत फिट हैं। जो फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, पावर, स्पीड, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस, सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। एक ऐसे इंसान जो रोज़ वर्कआउट करते हैं और इतने फिटनेस 60 ईयर में भी। श्री राजेश सर, आईपीएस राजेश जी, सर नमस्कार सर। शुक्रिया, नमस्कार सर। पूरी दिल्ली पुलिस देखेगी आपको और पूरा देश देख रहा है। अभी आपका 28 तारीख को रिटायरमेंट है, आप 60 ईयर कंप्लीट कर लेंगे 28 तारीख को, 28 फरवरी को। तो सर कैसे जर्नी स्टार्ट करी, एक बार सभी को सर मैं पूरा बताऊंगा आपके बारे में कि कैसे। और सर इतनी बिजी लाइफ में, पुलिस की नौकरी में होने के बावजूद भी 60 साल की एज में मैं सर का पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, बता दूंगा आप लोगों को। मैं ही कराता हूँ सबको वर्कआउट और बहुत फिट हैं। तो सर कैसे शुरू हुआ ये सब चीज़ें, और सर फिटनेस के बारे में बताओ सबसे पहले कि कहाँ से टाइम निकालते हो इतना। देखिए, शुरू में जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन की तब ट्रेनिंग में फिटनेस तो सिखाई जाती है, मगर क्या होता है कि जब आप जॉब में आ जाते हो, ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो आपका एक सुस्ती, एक ढीलापन आ जाता है वर्कआउट में। मैंने रियलाइज़ किया कि उससे मेरी एफिशिएंसी कम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। स्पेशली जब मैं करीब 38 इयर्स का हुआ तब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। तो 38 ऑनवर्ड्स मैंने हमेशा किसी न किसी शेप में वर्कआउट किया अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और जहाँ तक बिज़ी शेड्यूल की बात है, मेरा मानना यह है कि कोई भी इंसान जो चीज़ को वो करना चाहता है, अगर उसमें करने की इच्छा है तो टाइम निकल आता है। तो मैंने अपनी एज 38 के बाद कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने वर्कआउट में मुझे मज़ा आता था, मेरे को उससे स्ट्रेंथ मिलती थी, उससे मेरे को फ्रेशनेस आती थी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ती थी। तो उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि मुझे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे वर्कआउट करने के लिए ना मिले। तो सर आप इतने बड़ी पोस्ट पे हैं, इतने ज़्यादा आपको काम रहते हैं, पूरी दिल्ली पुलिस को आप संभालते हैं, तो इसके बाद भी आपको वर्कआउट करके कैसा लगता है? देखिए, वर्कआउट मेरी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। मैं जिस काम को हो सकता है अगर वर्कआउट ना करता होता, उसको 2 घंटे में करता, तो मेरी वर्कआउट करने के कारण मैं हो सकता है उसको आधे घंटे में ख़त्म कर देता हूँ। क्योंकि मेरी जो ऑफिस की भी टीम मेंबर हैं, अक्सर वो कहते हैं कि जी हम सर आपकी स्पीड को मैच नहीं कर पाते, ठीक है। और जबकि मैं इंटरनली जानता होता हूँ कि मैं 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करूँ तो ये तो इनका तो सांस फूल जाएगा, ये ब्रेथलेस हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये जो स्पीड या एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं मेरे वर्कआउट करने की आदत,
जहाँ मेरे टाइम मैनेजमेंट के कारण है। मैं आज भी सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और 8:30 पौने 9 बजे तक तो मैं जिम में पहुँच जाता हूँ। हालांकि मैं गुड़गांव रहता हूँ, आने में भी मुझे पौना घंटा के करीब लगता है। तो पर वो एक अपने आप में एक नशा है, एक खुशी है जिसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। तो सर आप अभी इंडिया में कहाँ कहाँ पोस्टेड हो रखे हैं आज तक, कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है? अभी आपकी करंट एज क्या है? मैं देखिए 3 फरवरी 2023 को मैं 60 बरस का हो गया हूँ और सरकारी नियम के हिसाब से मैं 28 फरवरी 2023 में रिटायर हो जाऊँगा। तो मेरी पोस्टिंग अरुणाचल में भी रही है, मेरी पोस्टिंग गोवा में भी रही है और दिल्ली में मेरा मेजॉरिटी टाइम रहा। तो बट जैसे अरुणाचल में था तो यूजी प्रोन एरिया था, तो वहाँ पे अक्सर बाहर जाने की, वर्कआउट करने का कम मिलता था। तो मैंने घर में ही अपना एक एक्सरसाइज का रूटीन बना लिया था, अपना ऐसे सिस्टम बना लिया था कि मुझे रोज़ का घंटा 1.5 घंटा में वर्कआउट करने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। इसी तरह से गोवा में था। गोवा तो उस लिहाज से बहुत अच्छा था, कूल था और वेदर भी अच्छा था, पोल्यूशन फ्री था, तो उसमें और भी मज़ा आता था वर्कआउट करने का। तो सर जैसा आपने बताया आप पूरी इंडिया में लगभग पोस्टेड रह चुके हो, तो कोई एक ऐसा किस्सा बताओ जो आपने मतलब कुछ अनुभव किया हो, कुछ डिफरेंट। देखिए जो जहाँ तक किस्से या कोई डिफरेंट अनुभव की बात है तो वो हर जगह का अपना एक अनुभव है। हर एक जगह के लोगों का रहने सहने का, वहाँ के लोगों का अच्छा बुरा, हर एक चीज़ की डेफिनेशन, हर एक चीज़ की परिभाषा अलग है। जैसे अरुणाचल था तो अरुणाचल में मतलब हालांकि वहाँ के लोग फिट थे। जिस डिस्ट्रिक्ट का मैं इंचार्ज था, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट था, नया बना हुआ डिस्ट्रिक्ट था, मगर यूजी इन्फेस्टेड था, अंडरग्राउंड एलिमेंट बहुत था। NSCN-K और IM के कारण ही उस डिस्ट्रिक्ट को अलग बनाया गया। तो वहाँ का एक ट्राइब है वांचो, जो मेन उस डिस्ट्रिक्ट का ट्राइब है। तो वो लोग बहुत भोले हैं, शरीफ भी हैं, बट अगर वायलेंट हो जाएं तो उनको काबू करना बड़ा मुश्किल है। और मेरे साथ तो हुआ कि मैं पहले दिन जब मैं SP रेजिडेंस पे जाके रुका, रात को अचानक 1 बजे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। जब बाहर निकल के देखा कि मेरे घर पे पत्थर बरस रहे हैं और करीब 200-250 वांचो यूथ। वहाँ क्या है कि एक उनका सिस्टम है कि रात को वो बैठ के गाना गाते हैं और दारू पीते हैं, और फिर वो जब उठते हैं तो वो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। तो उस दिन मेरे लिए ये था कि उन्होंने आके मेरे यहाँ पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और मेरा वो पहला या दूसरा दिन था। तो बड़ी दुविधा की स्थिति में था कि इनको मारा जाए या छोड़ा जाए। तो उसको बड़े ही टैक्टफुली हैंडल करके उस सिचुएशन से निकले। तो उसके बाद फिर 2 साल पता भी नहीं चले कि कैसे निकल गए, क्योंकि उन लोगों का मेरा स्टाफ, जो मेरे बॉडीगार्ड थे, सब कह रहे थे सर आप कहीं निकल जाइए, हमें गोली चलानी पड़ेगी। मैंने कहा गोली कोई नहीं चलाएगा जब तक मैं नहीं बोल देता। हमने बिना गोली चलाए उनको हैंडल किया। वो उसके बाद से मुरीद हो गए थे। कभी सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं लगती थी इतने डेंजरस एरिया में भी। फिर आप उन्हीं लोगों के फेवरेट हो गए, वही लोग आपको पसंद करने लगे जो आप पे पत्थर फेंकने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये था कि एक मेरे गार्ड से झगड़ा हो गया। उस गार्ड से झगड़े में इतना बुरा रूप ले लिया कि मेरे को पता नहीं कि झगड़ा हो गया। वो मेरे को बाद में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया कि ये किया क्यों उन्होंने, तब मुझे पता चला कि वो तो गार्ड से झगड़ा हुआ था जो कि किसी दूसरे ट्राइब का था। दरअसल अरुणाचल की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या पूरी सोसाइटी है, ट्राइबल लाइंस पे बहुत ज़्यादा बटी हुई है, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा पसंद भी नहीं करते।
तो इसलिए वो प्रॉब्लम हुई थी, बट उसमें टारगेट मैं बन गया। एक आईपीएस की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, काफ़ी टाइम माफिया से टकराव होता है, राजनीतिकों से होता है, कई तरह की पब्लिक डीलिंग होती है। इन सब से राजेश सर ने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को संभाल के आज यहाँ पे पूरे छाती मेडल से भरी हुई, देखो आप आज भी सर को मेडल मिला है। सर आज क्या मिला आपको? आज मुझे डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल मिला है, होम मिनिस्टर साहब ने प्रेजेंट किया। और बहुत प्राउड की बातें हैं हमारे लिए भी और देश के लिए भी। अब मैं जो यूथ देख रहे हैं मुझे, उनके लिए मैं सर से कुछ क्वेश्चन करूंगा कि सर अब पूरी जर्नी आप ये बताओ कि कहाँ से हो आप और कैसे कैसे आपके माताजी पिताजी क्या करते थे और कहाँ से आप आए। सर आईपीएस बनने के लिए नए यूथ को क्या लाइन चुननी चाहिए, कैसे आईपीएस के या आईएएस के गोल को अचीव करेंगे बच्चे? देखिए, मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन थे, फादर की होलसेल रिटेल किराना शॉप थी। तो बिल्कुल जो 10 पैसे की फ़ीस होती है उस वाले स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में। और आप लोग जो यूथ है आज का, वो कभी समझ नहीं पाएगा कि हमने ABC पढ़नी पंजाब में 6ठी क्लास से शुरू की थी। उससे पहले ABC पढ़ाते भी नहीं थे। तो हमारी सारी एजुकेशन भी पंजाबी में थी। हिंदी भी बहुत लेट सीखी, मगर एक ये डिटर्मिनेशन ज़रूर था कि कुछ करना है लाइफ में, तो उसी लगन से लगे रहे। बीकॉम किया मोदी कॉलेज पटियाला से, उसके बाद मास्टर्स किया, मास्टर इन कॉमर्स। उसके बाद मैं लेक्चरर रहा 5-6 साल नेहरू मेमोरियल कॉलेज मानसा में। उसके बाद फिर मेरी सिलेक्शन यूपीएससी में हो गई सिविल सर्वेंट के तौर पे। और जहाँ तक यूथ के लिए मैं, आप जो पूछ रहे हो, मेरा कहना ये है कि बेसिक लाइन है कि आपका फोकस रहना चाहिए। आप ज़िंदगी में चाहते क्या हो? एक तो फोकस, दूसरा आपकी प्रायोरिटीज़ ठीक रहनी चाहिए। जो चीज़ आपका फोकस में है, फिर उसके लिए आप कंप्रोमाइज़ेस मत करिए, उसके लिए आप कोशिश करिए। तीसरी चीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट, वक्त को मैनेज करना। क्योंकि जो वक्त आपने वेस्ट कर दिया वो वेस्ट कर दिया, चाहे 10 मिनट चाहे 1 घंटा। अब ये आपने डिसाइड करना होता है कि टाइम को आप बढ़ा नहीं सकते, बट जो टाइम है उसको अपनी प्रायोरिटीज़ को फोकस करके अपनी प्रायोरिटीज़ की तरफ कैसे उसको आप यूटिलाइज करोगे। अगर उस तरह का फोकस रहेगा, कोई कारण नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि सिविल सर्विसेज में ही सिलेक्शन हो, बट आपको जो चाहिए कुदरत आपको ज़रूर देती है, अगर आप सिंसियर हो, अगर आप कमिटेड हो। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया सर ने कि सबसे पहले गोल क्लियर होना चाहिए आपका कि करना क्या है आपने, और फिर मेहनत तो सर है ही पूरे का पूरा। मेहनत के बिना तो कुछ नहीं। पूरी मेहनत से लगन से आप पढ़िए और आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं कोई भी एग्जाम। सर इतने सालों से वर्कआउट कर रहे हैं, कभी कोई सीरियस इंजरी, कभी किसी डॉक्टर ने कहा हो कि आप वर्कआउट छोड़ दो, या कोई किसी ने कहा हो कि भाई आप कम वर्कआउट करोगे? मैं सर का पर्सनल ट्रेनर हूँ, बता दूं मैं। और कल ही सर की रिपोर्ट आई है, हमने सारा हेल्थ चेकअप कराया था। तो एक जो 20 साल के बच्चे के ऑर्गन्स होते हैं, मैं बता दूं 20 साल के बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं, उतना सर के ऑर्गन्स की रिपोर्ट आई है। हमने सारे चेक किए, कल सर ने मुझे दिखाया था सुबह लाके, तो बहुत खुशी की है, प्राउड ही फील होता है। तभी बैठे हैं, द ग्रेट इंडियंस का मतलब है ग्रेट ही है सर। तो सर कभी कोई ऐसा वाक्य कि कभी कोई सीरियस इंजरी हुई हो, किसी ने मना किया हो आपको वर्कआउट करने से? देखिए, मेरे को 2010 से लंबर में प्रॉब्लम हुई थी। मतलब मेरी L5 एंड S1 में लेसरेशन हो गया था, जो डिस्क थी वो लेसरेट हो गई थी। तो मुझे डॉक्टर्स ने MRI के बाद कहा कि जी आप हैवी वर्कआउट मत करिए, किसी भी तरह का वेट मत उठाइए। बट मेरी मन नहीं मान रहा था कि ये जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है मेरे लिए। नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट। तो जिस दिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि जी आप छोड़ दीजिए, उसी दिन जाके मैंने गोल्ड जिम की मेंबरशिप ले ली थी
और उस दिन और आज का दिन मैंने कभी भी वर्कआउट, मतलब हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन मैं ज़रूर वर्कआउट करता रहा हूँ, और टचवुड मैं कभी भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जहाँ तक लेसरेशन की प्रॉब्लम है, जलंबर की प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह पे है, पर उसको मैं योगा, जिम, सब चीज़ों से उसको मैनेज कर रहा हूँ। उसमें मुझे चलते हुए, मुझे वर्कआउट करते हुए उन चीज़ों का मेरे शरीर पे या मेरी वर्किंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बट हाँ, मेरा ये मानना ज़रूर है कि कोई भी प्रॉब्लम तभी होती है अगर आप अपनी जो सिग्नल, क्योंकि हमारा शरीर हमें अंदर से सिग्नल देता है कि आप ये ठीक कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। अगर आपको वो सिग्नल आप रीड कर लेते हो तो कोई मतलब नहीं है कि आप उसको करेक्ट ना कर सको। मुझे 2 बार स्टोन भी हुई, कॉलिक पेन हुआ, बड़ा ही फियरफुल और बड़ा ही भयंकर पेन होता था। तो डॉक्टर से बात हुई, तो उसके बाद जो मैं 38 इयर्स की बात कर रहा हूँ, उसी वक्त मुझे वो कॉलिक पेन हुआ था। तो उस दिन से आई डिसाइडेड कि भाई मैं ये दूसरी बार पेन नहीं होने दूंगा अपने आप को। तो उससे मैंने वाटर इनटेक और अपनी दिनचर्या को इस ढंग से बदला कि मुझे टचवुड आज तक वो पेन दूसरी बार नहीं हुआ। मैंने खान पीन में अपने तब्दीली की, डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया, जिसके कारण मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो देखा आप लोगों ने, जब डॉक्टर ने कहा कि आपको एक्सरसाइज छोड़नी पड़ेगी, उसी दिन सर ने गोल्ड जिम में जाके एडमिशन लिया कि अब मेरे को वर्कआउट ही करना है, और फिर कभी भी उसको, इंजरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और लगातार वर्कआउट से और अपने विल पावर से अपने आप को आज भी इतने फिट रख रखे हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आपको सर सारा दिल्ली पुलिस देखेगा, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से इस इंटरव्यू को दिखाएं सर, लोगों को, बहुत लोगों को बताएंगे। सर, पुलिस के लिए बताइए कि जो बाकी पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल से लेके और ऊपर तक के जितने भी रैंक हैं, फिटनेस लेवल हमारा कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि हम लोग ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, पर आफ्टर ट्रेनिंग हम लोग वर्कआउट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो सर, उनके लिए कोई मैसेज? मेरा देखिए एक ही मैसेज है कि एक तो पुलिस वाले की आदत हो जाती है कि जहां भी मिल गया वहीं खा लिया, क्योंकि उनको ये हमेशा एक फियर साइकोसिस रहता है कि पता नहीं कब ड्यूटी आ जाए और नेक्स्ट खाना मिले या ना मिले। मैंने ये लाइफ में डिसीजन लिया था कि मैं इस तरह से कभी भी नहीं खाऊंगा कि कभी जहां मिल गया वहीं खा लिया। और खाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको जिस वक्त आप खाना खाना चाहते हो आप खा सकते हो। मैं हमेशा अपना खाना अपने साथ लेके चला हूँ, और अपने जो टाइम मैंने डिसाइड किया, चाहे मैं ड्यूटी पे हूँ चाहे कहीं भी हूँ, उसी वक्त खाना खा लिया। तो मतलब वो मेरा नियम रहा है। दूसरी चीज़ कि आप वर्कआउट के लिए अपनी कमिटमेंट वर्कआउट के लिए ज़रूर रखो, उसमें इच्छा अपनी पैदा करो कि हाँ मैंने वर्कआउट करना है। अगर आपकी इच्छा होगी और आपको ये इच्छा होगी कि मैं स्मार्ट दिखूं, तो आपको वर्कआउट करना चाहिए। और जब आप ये डिसीज़न ले लोगे तो वो आपका टारगेट बन जाएगा। टारगेट बन जाएगा तो आप उसके लिए टाइम निकाल ही लोगे। मगर एक यूथ को मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यार, वर्कआउट किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। वर्कआउट खुद को इंटरनली एंड एक्सटर्नली अच्छा महसूस करने के लिए करना है। इसलिए कभी भी कोई ओवरवेट उठाने की कोशिश मत करिए ताकि इंजरी कॉज करे। वो जो आपका शरीर आपको अलाउ करता है उतना ही वर्कआउट अगर आप कर लोगे तो आप फिट भी रहोगे, स्मार्ट भी रहोगे, और आपका मेंटल स्टेट भी बेटर रहेगा। शुक्रिया। सर, वर्कआउट के बारे में तो बता दिया।
सर डाइट के बारे में और बताओ थोड़ा कि डाइट आप कैसी लेते हो और कैसी लेनी चाहिए सभी लोगों को, एज के अकॉर्डिंग भी और यंग को भी। देखिए, डाइट वही है कि जो चीज़ आपको पसंद है खाइए, मगर जिसको खाते वक्त ये लगना शुरू हो जाए कि यार मैं गलत तो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। उसको ज़रूरत से ज़्यादा मत करिए, पर किसी भी चीज़ के लिए मन मत मारिए। जलेबी खानी है तो खाइए, पर 10 की जगह 1 खा लो। तो किसी भी चीज़ की ये स्थिति मत लाइए कि आपको टेम्पटेशन होनी शुरू हो जाए। जब टेम्पटेशन होगी तो फिर आप गलती करोगे, ओवर ईट करोगे। वो टेम्पटेशन नहीं लाने देनी, और जो खाया है उसको वर्कआउट में निकाल दीजिए। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय। शुक्रिया, प्लेजर। अगर कुछ लोग इसको देख सकें, इसको समझ सकें। मैं कोई ये क्लेम नहीं करता कि मैं बहुत बड़ी फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, या मेरे को एमुलेट करें या मेरे को कॉपी करें लोग। बट हाँ, मेरे को ये ज़रूर तसल्ली है कि मैं इंस्पाइट ऑफ ऑल फिज़िकल प्रॉब्लम्स, इंस्पाइट ऑफ ऑल स्ट्रेसेस, मैं कभी भी इस सारी चीज़ को मैनेज कर पाया हूँ। तो उसके लिए वर्कआउट और डेली का अपना रूटीन है, जिसके कारण मुझे कभी भी ना कभी कोई डिप्रेशन की, और आज की डेट में भी मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि मैं इवन एक पेन किलर भी नहीं लेता। मेरा ब्लड प्रेशर आज भी 180/20 है, 180/120 है, और फास्टिंग शुगर आज भी 95 है। और 60 की एज भी है, और 60 की एज भी है साथ में। तो आप लोगों ने देखा और मेरा HDL आज भी 70 है। मतलब जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो मेरा आज की डेट में भी 70 है। और विटामिन डी भी सर बता दो। हाँ, विटामिन डी भी, हाँ, 62 विटामिन डी भी 62 है, जो कि नए बच्चों के भी 45-50 के आसपास रहता है। सब कुछ सर का बढ़िया है, इसीलिए सर बैठे हैं, इसलिए ग्रेट इंडियंस हैं सर भी। बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा सर, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, और हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। और भगवान करे सर आप कम से कम 120 साल जियो। मेरा तो गोल 120 तक ही पहुँचाने का है सर को, मैं टच में रहूँगा। और बहुत अच्छा है सर, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद दोस्तों। शुक्रिया। और आप लोगों के पास भी वही सेम 24 घंटे हैं, इन्हीं में वर्कआउट के लिए टाइम जरूर निकालें। आप लोग कितने ही बिजी हो, पर सर से ज़्यादा बिजी हमें नहीं लगता कि आप लोग होगे। तो वर्कआउट के लिए टाइम ज़रूर से ज़रूर निकालें। सर का इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।